नमस्कार, न्यूज 8 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। पहाड़ समाचार में मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। नैनीताल में कार और एक ट्रक की जोरदार भिड़ंत हो गई। ओवरटेक करने की वजह से यह हादसा हुआ है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। कार में सवार ड्राइवर सहित 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं, तो घायलों को हल्द्वानी हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। नैनीताल से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एक कार और एक ट्रक के दरमियान जोरदार भिड़ंत हो गई। ये सीसीटीवी फुटेज हम आपको जो दिखा रहे हैं उसी दौरान की ये तस्वीरें हैं, जब देखिए एक गाड़ी ओवरटेक करने की कोशिश कर रही थी अपने आगे चलने वाली गाड़ी को, और उसी दौरान ट्रक से उसकी जोरदार भिड़ंत हो गई। इस हादसे में और इस घटना में जो ड्राइवर था, ड्राइवर के साथ 7-5 लोग घायल हो गए हैं। उनको हल्द्वानी हायर सेंटर अब रेफर किया गया है, वहां पर उनका इलाज जारी है। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आप देख रहे हैं कि गाड़ी को ओवरटेक करने के चक्कर में वन वे रोड इन तस्वीरों में आपको नजर आ रही होगी। इस गाड़ी को ओवरटेक करने के चक्कर में ये इस गाड़ी ने अपनी रफ्तार बढ़ाई और सामने से ट्रक आ गया और उसके बाद कार और ट्रक के दरमियान जोरदार भिड़ंत हो गई। इस कार में सवार जो तमाम लोग थे वो घायल बताए जा रहे हैं। उनको हायर सेंटर रेफर किया गया है, जहां पर उनका इलाज लगातार जारी है। तो ओवरटेक करने की वजह से यह हादसा हुआ। सीसीटीवी फुटेज आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रही है। ड्राइवर समेत 5 लोग हैं जो घायल हुए हैं इस हादसे में। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये जोरदार कितनी भिड़ंत थी। ओवरटेक करने की कोशिश ये गाड़ी दूसरी गाड़ी को कर रही थी, लेकिन उसी दौरान सामने से तेज रफ्तार ट्रक आ रहा था और तेज रफ्तार के कहर के चलते 5 लोग आज घायल हो गए हैं इस एक्सीडेंट में, जिनको हल्द्वानी हायर सेंटर रेफर किया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। तो घटना का ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर सबसे पहले ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां एक ट्रक और एक कार की आपस में भिड़ंत हो गई। ये वन वे रोड आपको इन तस्वीरों में नजर आ रही होगी। ओवरटेक करने की कोशिश गाड़ी वाला कर रहा था, लेकिन उसी दौरान देखिए सामने से ट्रक आने की वजह से वक्त रहते ना वो ओवरटेक कर पाया, ना वो अपनी गाड़ी को रोक पाया, ना वो कट मार पाया और इस हादसे का शिकार ये तमाम लोग इस घटना में हो गए हैं। तो ट्रक के साथ जोरदार टक्कर हुई है गाड़ी की और हादसे में ड्राइवर समेत 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जो अभी हायर सेंटर में मौजूद है और उनका इलाज वहां किया जा रहा है। देहरादून से अगली खबर। सीएम धामी की अध्यक्षता में कल कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। सचिवालय में कैबिनेट की बैठक होगी। कई बड़े फैसलों पर मोहर लगने की उम्मीद है। महिला आरक्षण को लेकर अध्यादेश पर मोहर लग सकती है। राज्य आंदोलनकारियों को मिलने वाले 10% आरक्षण पर भी मोहर संभव है। 10% का आरक्षण वाला अध्यादेश कैबिनेट में आने की उम्मीद है। शीतकालीन सत्र की तारीख और स्थान चयन का फैसला भी कल जो बैठक होने जा रही है उसमें संभव है। बड़ी खबर आपको बता रहे, कई अहम प्रस्ताव है जिन पर कल मोहर लग सकती है। इस वजह से कल की बैठक बेहद अहम होने जा रही है। सीएम धामी की अध्यक्षता में कल कैबिनेट की ये बैठक होगी। सचिवालय में कैबिनेट की जब बैठक होगी तो कई बड़े फैसलों पर मोहर लग सकती है। उम्मीदें कई सारी है महिला आरक्षण को लेकर भी और राज्य आंदोलनकारियों को मिलने वाले 10% आरक्षण को लेकर भी मोहर संभव है। तो वहीं 10% का आरक्षण वाला जो अध्यादेश है वो कैबिनेट में कल लाने की उम्मीद जताई जा रही है। देखिए, अभी चूंकि जैसा आपने कहा कि टेंटेटिव ये सब कार्यक्रम विधानसभा सत्र का अभी जानकारी में आया है और 16 तारीख को, यानी कि आज 14 तारीख है, 16 नवंबर को हमारी माननीय कैबिनेट की बैठक होनी है। उसमें इसमें अंतिम निर्णय होगा कि विधानसभा सत्र कब और कहां और कितने दिन का होगा, ये उसमें हम लोग तय करेंगे और उसके बाद ही फिर मैं आपको सारी बात बताऊंगा। इसमें गहनता से माननीय मुख्यमंत्री जी और पूरी कैबिनेट विस्तार से चर्चा करेगी और इसमें कोई डिसीजन निकल के आएगा। जहां तक राज्य आंदोलनकारियों का सवाल है कि उनको 10% आरक्षण देने की बात है, चाहे महिलाओं को आरक्षण देने की बात है, ये अध्यादेश स्वागत योग्य है। यदि आता है तो उनका हम स्वागत करते हैं। और जहां तक तिथि का सवाल है कि तिथि तो खैर तय हो गई है, 29 नवंबर से सत्र होगा और सत्र यहाँ हो चाहे गैरसैंण में हो, इसकी जिम्मेदारी और इसको अंतिम रूप देने का भी मुख्यमंत्री जी का दायित्व बनता है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुरेंद्र जसीला हमारे साथ सीधे कनेक्ट हो गए हैं। सुरेंद्र, कल सचिवालय में होने वाली कैबिनेट बैठक कितनी अहम?
देखिए, कैबिनेट की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। शीतकालीन विधानसभा के सत्र को लेकर भी उसमें चर्चा होगी, क्योंकि सत्र आहूत हो गया है और ये सत्र 29 तारीख से शुरू होगा और राजधानी देहरादून में ही होगा। गैरसैंण में इसलिए नहीं होगा क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है। अगला जो बजट सत्र आएगा 2023 में, पहला आम बजट जो आएगा वो गैरसैंण में लाया जाएगा, इसलिए ये सत्र तो यहाँ पर होना है, लेकिन इसकी विधिवत जो मुहर है वो इस कैबिनेट में लग जाएगी। दूसरा, अपनी सरकार जो पोर्टल है, ई गवर्नेंस की ओर सरकार बढ़ रही है, उसको कैबिनेट से मुहर लग सकती है। महिलाओं का जो 36 आरक्षण है उस पर मुहर लग सकती है। आवास विकास विभाग के कई संबंधित प्रस्ताव हैं, उन पर मुहर लग सकती है। अग्निशमन गृह विभाग के कुछ फैसले सरकार ने लिए थे, उन पर मुहर लग सकती है और कई विभागों की सेवा नियमावली भी कैबिनेट में कल लाई जा सकती है। ठीक है सुरेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास वापस लौटेंगे। तो कई अहम प्रस्ताव है जिन पर कल मोहर लग सकती है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में कल ये बैठक होने जा रही है, जिसमें आंदोलनकारियों को मिलने वाले 10% आरक्षण पर भी कल मोहर संभव है। तो वहीं महिला आरक्षण को लेकर भी अध्यादेश पर कल मोहर लग सकती है। तो उस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है, लगातार आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। देहरादून में स्मार्ट सिटी के निर्माण कार्यों की सुस्त रफ्तार पर अब सियासी बखेड़ा शुरू हो गया है। विपक्ष तो सवाल उठा ही रहा है, अब सरकार के अपने भी सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि स्मार्ट सिटी के निर्माण कार्यों में सुस्ती का जिम्मेदार आखिर कौन है। स्मार्ट सिटी की सुस्त रफ्तार, निर्माण कार्यों में देरी पर जिम्मेदार कौन? अब के काम से माननीय नाराज क्यों? पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी के लिए कछुए की रफ्तार से हो रहा काम अब माननीयों की भी नाराजगी की वजह बन गया है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तो सवाल उठाए ही हैं, अब बीजेपी विधायक भी सवाल उठा रहे हैं। वहीं स्मार्ट सिटी का काम जमीन पर कुछ भी न दिखना लोगों की नाराजगी की भी वजह बन रहा है। राजधानी देहरादून में स्मार्ट सिटी निर्माण को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं और कई बार ये भाजपा विधायकों ने भी ये सवाल खड़े किए हैं कि स्मार्ट सिटी में सिर्फ पैसे की बंदरबाट हो रही है, पैसे का मिसयूज हो रहा है, लेकिन काम अब तक कुछ नहीं हुआ। मैं परेड ग्राउंड में हूं और इस परेड ग्राउंड में ही करीब 40% से ज्यादा काम होने थे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक बड़ा मंच बनाया गया और जिस समय बनाया गया था ये प्लानिंग थी कि जो भी बड़ी सभाएं होंगी वो इसी के अंतर्गत होंगी, यदि यही मुख्य मंच होगा। लेकिन अब मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं मुख्य सचिव को कि जल्द से जल्द इसे हटाया जाए, क्योंकि हाईकोर्ट ने 2002 में एक फैसला सुनाया था और कहा था कि परेड ग्राउंड और फॉरेस्ट का रेंजर्स ग्राउंड, इनमें किसी तरीके का कोई ना अतिक्रमण होगा और इनके जो खुली जगह है इसको इसी तरीके से छोड़ा जाएगा। एक तौर पे ये निर्माण उस आदेश का भी उल्लंघन करता है, अवमानना है हाईकोर्ट की। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अब तक जो पैसा खर्च हुआ है उसमें ये दिखाने के लिए कहीं तक नहीं है कि आखिरकार ये पैसा किस चीज में खर्च किया गया। ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो ये पूरा मंच हटाया जाना है और इसे बनाने में ही लाखों रुपया खर्च हो चुका है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों को बार बार बदलकर स्मार्ट सिटी के काम को डिले कर दिया गया है। स्मार्ट सिटी के लिए जो उसके सीईओ हैं वो बदले नहीं जाने चाहिए। अब सब पहले अपने से पहले वाले को दोष देते हैं, उस अपने पहले वाले को दोष देता है। कोई भी ये कहने को तैयार नहीं कि हाँ भाई हमसे गलत। कभी किसी को ब्लैक लिस्टेड किया जा रहा है, कभी ठेकेदारों को डांटा जा रहा है, कभी अधिकारियों को डांटा जा रहा है। मकसद डांटना नहीं होना चाहिए, मकसद जो काम होना चाहिए वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा है वो मकसद होना चाहिए। सरकार भी पसुपेश में है, क्योंकि बीजेपी के विधायक भी स्मार्ट सिटी के काम से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है और बीजेपी विधायक खजानदास भी इस देरी की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग कर रहे हैं। मैंने तो पहले ही कहा है कि इसमें जांच भी होनी चाहिए और जांच के निमित्त जो दोषी पाए जाए उसमें कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। ये मुख्यमंत्री जी ने भी इसको स्वीकार किया है कि कहीं न कहीं विलंब हुआ है। जिस स्मार्ट सिटी का कार्य हमको काफी दिनों पूर्व पूरा करना चाहिए था, उसकी समय अवधि बढ़ती जा रही है।
देहरादून नगर निगम के मेयर सुनील उनियाल गामा स्मार्ट सिटी की एक कमेटी के चेयरमैन भी हैं। बावजूद इसके उनका कहना है कि स्मार्ट सिटी की प्रगति नजर नहीं आई और 5 सालों में कोई काम नहीं हुआ। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा था कि स्मार्ट सिटी के काम से जनता से हमारी बहुत नाराजगी है, जनता हमारे से नाराज है। तो इसलिए जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है, उन्होंने बैठक ली है और सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि काम की गुणवत्ता के साथ काम समय पे पूरा करें। और उसी का परिणाम है कि उसमें एक ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड किया गया है और दूसरे को चेतावनी दी गई है। वहीं जब बीजेपी के अपने स्मार्ट सिटी पर सवाल उठा रहे हैं तो विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है। जो आरोप हमने लगाए थे उन आरोपों की पुष्टि कर रहे हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। उनकी सरकार रही है, उन्होंने स्वीकार किया है कि उनकी सरकार में निश्चित रूप से स्मार्ट सिटी के नाम पर कोई काम देहरादून में नहीं हुआ है। जो देहरादून की खूबसूरती थी, जो देहरादून का वातावरण था, उसको भी नष्ट करने का काम किया है। स्मार्ट सिटी का काम 2017 में शुरू हुआ था, लेकिन आज 2022 है और स्मार्ट सिटी के निर्माण से जुड़ा कार्य दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसे में सीएम धामी ने अधिकारियों पर सख्ती दिखाई है और काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। एक जेई को निलंबित कर दिया गया है और एक ठेकेदार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। देहरादून से सुरेंद्र रसीला, टीम न्यूज स्टेट। नगर पंचायत और निकायों का 4 साल का हिसाब नहीं है। 1374 करोड़ खर्च किए लेकिन हिसाब नहीं दिया। 2 विभागों के सचिवों से तलब किए गए हैं प्रमाण पत्र। केंद्रीय और राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों पर जारी हुआ था वित्त। दोनों विभागों ने खर्च की धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दिया। 1021 करोड़ पंचायती राज विभाग ने खर्च किया और 352 करोड़ शहरी विकास विभाग की तरफ से खर्च किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लेकिन हिसाब नहीं दिया गया है। सो की बड़ी जानकारी, नगर पंचायत और निकाय का 4 साल का हिसाब नहीं दिया गया। 1374 करोड़ रुपए खर्च किए गए लेकिन कोई हिसाब नहीं दिया गया। वहीं देहरादून में आयोजित आदि गौरव महोत्सव में सीएम धामी जमकर थिरके। जनजातीय गौरव दिवस पर आयोजित हुआ था ये कार्यक्रम। उसी दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जनजातीय गौरव कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी शिरकत करते हुए नजर आए। लोकगीत वहां पर बज रहे थे, तो देखिए किस तरीके से लोकगीतों पर थिरकते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी भी उन तमाम पार्टिसिपेंट्स के साथ इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे होंगे। लोक गीतों पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का ये डांस इन तस्वीरों में कैद आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये तस्वीरें देहरादून से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर गौरव दिवस के अवसर पर आज इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। आदि गौरव महोत्सव का आयोजन हुआ था, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल होने के लिए पहुंचे थे और वहां पर जब लोकगीत बज रहे थे वो मंच पर मौजूद थे। तो जो तमाम कलाकार थे वहां पर, लोक कलाकार थे, इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहा होगा। देखिए उनके साथ वो भी लोकगीतों में मंत्रमुग्ध हो गए और देखिए किस तरीके से लोकगीतों का आनंद उठाते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मंच पर डांस करते नजर आए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने डिवाइन कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे भी सीएम धामी के साथ कार्यक्रम में मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, प्रेमचंद्र अग्रवाल, स्वामी रामदेव, आचार्य बालकृष्ण समेत कई हस्तियां कार्यक्रम में शामिल हुई है। दिव्य प्रेम सेवा मिशन की तरफ से इस पैरामेडिकल कॉलेज को तैयार किया गया है। उसी दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हरिद्वार से देखिए अन्य पार्टी पदाधिकारी भी सीएम धामी के साथ मौजूद थे। बाबा रामदेव भी इन तस्वीरों में आपको मंच पर बैठे नजर आ रहे हैं। दिव्य प्रेम सेवा मिशन ने इस संस्थान को बनाया है और सीएम पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। अन्य पार्टी के पदाधिकारी भी यहां पर मौजूद थे और मंच पर आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे भी इस दौरान यहां मौजूद थे। बाबा रामदेव उनका अभिवादन करते हुए, स्वागत करते हुए नजर आ रहे थे।
नर्सिंग और पैरामेडिकल का एक कॉलेज खुलने से यहाँ से जो हमारे प्रशिक्षित होकर बहुत सारे पैरामेडिकल और नर्सिंग के जो छात्र हैं वो निकलेंगे और जो हमारे यहाँ पर बहुत सारे सेवा के कार्य चलते हैं, सरकारी काम चलते हैं, उन सभी में एक बड़ा योगदान इस कॉलेज के खुलने से होगा। मैं इसके उत्तरोत्तर प्रगति की कामना करता हूँ। तो लगा कि उन बच्चों को किया जाए। हमारे पास लगभग 700-600 650 बच्चे रहते हैं। उनमें सेवा का भाव जो कैसे जागृत हो, उनमें देश प्रेम का भाव कैसे जागृत हो और आगे बढ़ के वो कैसे सेवा कर सकें, स्किल्ड होकर सेवा कर सकें। इस नाते से इस नर्सिंग कॉलेज और पैरामेडिकल की आवश्यकता महसूस हुई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित आवास पर फिक्की फोरम ऑफ पार्लियामेंटेरियंस द्वारा जापानी दूतावास के सहयोग से आयोजित संवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस मौके पर राज्य से जुड़े विभिन्न विषयों पर और जापान और उत्तराखंड के बीच पार्टनरशिप को बढ़ाने के लिए चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री ने जापानी प्रतिनिधि मंडल का जापानी भाषा से ही स्वागत किया है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड भूकंप और आपदा की दृष्टि से संवेदनशील राज्य है। आपदा प्रबंधन एवं भूकंप रोधी तकनीक के क्षेत्र में जापान राज्य को क्या सहयोग दे सकता है, इस दिशा में प्रयास किए जाए। इंडस्ट्री के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में और आयुष, वेलनेस, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल्स, इन सभी पर जो एक अच्छा कोलैबोरेशन हो सकता है, उन सब पर हमने जापानी प्रतिनिधि मंडल के साथ बात करी है। इसके साथ साथ हमने जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, भूकंप रोधी जो टेक्निक है और हर साल आने वाला हमारे यहाँ पर डिजास्टर है, आपदा है, उसके संबंध में भी ज्वाइंट एक उनकी टेक्निक यहाँ पर किस प्रकार से हमारे लिए कारगर हो सकती है, उस पर भी मैंने कहा है कि हम काम करना चाहते हैं। तो उन्होंने अपनी सहमति दी कि आगे बढ़ेंगे इसमें। कारागार विभाग में नकली भर्ती और बंदी रक्षक के 238 पद पर भर्ती निकाली गई। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने जारी किया है ये विज्ञापन। भर्ती परीक्षा में महिला पुरुष के लिए अलग अलग मानक तैयार किए गए हैं। तो आज से 5 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी जानकारी देहरादून से। कारागार विभाग में भर्ती निकली है और बंदी रक्षक के 238 पदों पर यह भर्तियां निकाली गई है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने विज्ञापन जारी किया है। भर्ती परीक्षा में महिला पुरुष के लिए अलग अलग मानक तैयार किए गए हैं। अलग अलग मानक इसमें होंगे। आज से लेकर 5 दिसंबर तक की तारीख है ऑनलाइन आवेदन करने की। और चलिए खबरें लगातार जारी है। वक्त है एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं।